तो आज शिक्षक दिवस है, जिसमें कि आज कहीं ना कहीं साथियों हमें दो भाग कहूँ या दो पार्ट कहूँ या दो मैं एक पक्ष या विपक्ष कहूँ, बहुत ज़्यादा संख्या में आज हमें देखने को मिला है। और दूसरा, जिस तरह से तिरुपति बालाजी की मैंने बात करी है कि मंदिरों में आज दलित समाज के लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है। क्या दलित समाज के लोग आज भी मंदिरों में जाना पसंद कर रहे हैं जब उनके साथ में इस तरह का अत्याचार शोषण भेदभाव इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। तो इन दो मुद्दों पर बात करूँगी। तो पहले तो साथियों में सबसे पहला जो मुद्दा है, आज हम देख रहे हैं कि जिस स्तर से मैं बात करूं या जिस बहुत बड़े स्तर की मैं बात करूं, आज जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस को आज मैं कहूँगी कि दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से बधाइयाँ देने का काम कर रहे हैं। एक वो पक्ष है जो हमें स्कूलों में शुरू से पढ़ाया गया, वो लगातार आज जो पल्लवी जी हैं उनके संबोधन में, उनके अभिवादन में पोस्टर डाल रहा है। और एक दूसरा पक्ष है जी, एक दूसरा पक्ष है जो कि माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को लेकर पोस्ट डाल रहा है। साथियों, अगर तुलनात्मक अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो सही मायने में जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जितनी जागृति आई है, खासकर माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को लेकर, कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। क्योंकि देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं बाबा साहब की बात करूँ तो बाबा साहब ने साथियों हमें कानूनी तरीके से शिक्षा लेने का अधिकार दिया। और उससे पहले जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले ने छेड़ा वो आप किसी से छुपा नहीं होगा। और इसी कड़ी में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को अपना सामाजिक गुरु भी कहते थे। और इसी के साथ साथ में साथियों मैं थोड़ा सा अवगत कराती चलूँ कि परम पूज्य बाबा साहब के 3 गुरु रहे हैं। उसमें पहले जो गुरु रहे थे वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध थे, दूसरे गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे और तीसरे गुरु कबीर थे। और आज साथियों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक पक्ष एक विपक्ष, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सोचने पर निर्भर करता है। मैंने भी एक पोस्ट डाली कि जिस देश में आज मात्र एक बच्चे को पाने के लिए अध्यापक के द्वारा पीट कर मार दिया जाता हो, तो मैं कैसे आज शिक्षक दिवस की बधाई दे दूं। जिस देश में किसी को शिक्षा दिए बिना उसका अंगूठा छीन लिया जाता हो, तो मैं कैसे शिक्षा दिवस की बधाई दे दूं। आज किसी छात्र के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव करके उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हो, तो मैं कैसे शिक्षक दिवस की बधाई दे दूं। तो साथियों कुछ इस तरह की मैंने पोस्ट डाली थी। मैंने देखा कि एक तबका जो कि अपने आप को मैं कहूँगी कि आप सबको पता है कि कौन सी संस्कृति से लिप्त है, और जिस हम मनुवादी विचारधारा की बात करते हैं, जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, मनुवादी विचारधारा के सिद्धांत साथियों मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उन लोगों ने अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ की और ख़ासकर मुझे 2 टूक शब्दों में ये कह दिया कि तुम तो आरक्षण की पैदाइश हो। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लोग बातों को समझते नहीं हैं और समझना भी चाहें तो उसका भी ये प्रयास नहीं करते हैं, और एन केन प्रकार हमें आरक्षण का पैदाइश कहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम करते हैं। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें हम। और आज शिक्षा, कैसी शिक्षा, क्योंकि आज एक वीडियो थी, दिल्ली के मंत्री जी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं बहुत कम लोगों की इस तरह से तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जो तारीफ़ के लायक है वास्तव में उसकी तारीफ़ करूँगी। आज जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को बुलाकर एक सवाल पूछा कि हमें ये बताइए कि सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने का काम किसने किया। तो वहाँ पर सभी छात्र हो या छात्राएं हो या अध्यापक गण हो, उसमें महिला हो या फीमेल हो, सभी मुख बनकर वहाँ पर खड़े रहे। और उस पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि आखिर आप पढ़ा क्या रहे हैं। क्योंकि साथियों हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि हमारे साथ में जिस तरह से भेदभाव होता आ रहा है, या मैं अपने महान पुरुषों की बात करूं, जिस तरह से इस देश के एक से बढ़कर एक बहुजन समाज में जन्मे महानायक पुरुष या वीरांगनाएं, उनको आज स्कूलों में या कॉलेज में या जितने भी आज सर्च होते हैं, मैं कहूँगी कि थीसिस होती है, उसमें पढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो देश के होनहार बच्चे हैं, देश का भविष्य है, वो उन महान पुरुषों के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आज मेरे घर के पास से बहुत सारे बच्चे स्कूल से गुजर रहे थे। आज जिस तरह से मैंने बताया कि टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी ने किसी तरह की वेशभूषा धारण की थी, किसी ने किसी तरह की वेशभूषा धारण की थी। मैंने कई बच्चों को रोक कर सवाल किया कि बेटा आखिर आज है क्या। तो सभी ने कहा कि आज टीचर्स डे है।
तो उनसे मैंने कई सवाल किया कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, किस कारण मनाते हैं। तो साथियों वही घिसा पिटा सवाल जो हमें भी, मैंने कहा ना, जो हमें भी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, और वही चीज़ें मुझे उन बच्चों के मुख से सुनने को मिली। तो सर जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से मैं शिक्षा की बात करूँ, आज शिक्षित तो बहुत लोग हो गए हैं और आज बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी, जिस तरह से मैं बात कर रही थी स्कूल के बच्चों को लेकर, स्कूल के बच्चों को साथियों वही चीज़ें रटी रटाई पढ़ाई जाती हैं जो उनके सिलेबस में तैयार की जाती हैं। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज जब देश की सरकारें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन सही मायने में उन महान पुरुषों को आज भी पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, जिन महान पुरुषों के बलिदान, संघर्ष और समर्पण के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा पूरे विश्व में मिला। तो सर किस तरह से देख रहे हैं, क्या आज शिक्षा सिर्फ खाली किताबों तक सीमित हो गई है, या एक व्यक्ति के विकास के लिए, उसके सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए, उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, या एक भाईचारे को स्थापित करने के लिए कितनी जरूरी है? सबसे पहले तो NV न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, और आज सच्चे शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और जैसा कि नीलम जी आपने बताया कि आज जो लोग जिस तरीके से, जिस रूप में शिक्षक दिवस को मना रहे हैं, वास्तव में वो सोचनीय विषय है। और इस प्रश्न का जवाब जो है इस देश सरकारों को देना चाहिए कि आज तक देश के लोगों से यह क्यों छुपाया गया कि इस देश में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय किन लोगों ने खोले, किसने खोले और किन हालातों में खोले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें, जिनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी कठिन परिस्थितियां रहीं जिनको लांघ कर उन्होंने जो है इस देश के लिए वो महानतम कार्य किया। ये हमें इस देश के लोगों को बताना होगा और इस देश की सरकारों को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर वो कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, जैसे कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जितने भी हमारे महानतम पुरुष हैं, उन्होंने जो भी कार्य इस देश के लिए किया, बड़ी कठिन परिस्थितियों में किया, प्रतिकूल परिस्थितियों में किया, और उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो इस देश की सरकारों को अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, पहले कांग्रेस सरकार रही, लगभग 70 साल उसने शासन किया इस देश पर। उसके बाद अभी जो है एक मनुवादी सरकार स्थापित है इस देश की सत्ता में, बीजेपी की सरकार है। तो इन सबको ये जवाब देना होगा कि आखिर वे इस देश के लोगों को देश का सच्चा इतिहास क्यों नहीं बताते हैं, आखिर उनको किस बात का डर है। तो नीलम जी, वैसे तो शिक्षा का जो अर्थ है वो हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा का अर्थ खाली स्कूली एजुकेशन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्कूली एजुकेशन लेकर हमने देखा है कि जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की कृपा से स्कूली और कॉलेज की एजुकेशन हासिल कर ली, उसके बाद वे अपने पेट पाले में लग गए, अपने घर चलाने में लग गए, वे समाज को भूल गए। इसीलिए आज उन्हें जो है उस एजुकेशन से ऊपर उठकर एक सामाजिक एजुकेशन भी लेनी होगी। उन्हें ये चिंतन करना होगा कि उन्होंने जो ये एजुकेशन हासिल की है, उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए या करवाने के लिए किन लोगों ने अपना क्या क्या कुर्बान किया है। अगर वे इस बात पर चिंतन कर लेंगे तो शायद इस देश के लिए और सबसे पहले अपने समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और साथियों देखिए, जिस तरह से मैं चर्चा कर रही थी कि जिन महान पुरुषों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, उन महान पुरुषों को तो आज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से गुजरात में जो पाठ्यक्रम है स्कूल का साथियों, उसमें सावरकर को पढ़ाने की बात की गई। अब आप खुद सोचिएगा कि सावरकर का आखिर इस देश की आज़ादी में या इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान था। आज जिस सावरकर की बात भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व के साथ करती है, और यहाँ तक कि साथियों आप सबने अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लाल किले से स्पीच सुनी होगी, तो वहाँ पर सावर के साथ में परम पूज्य बाबा साहब का नाम जोड़ते हुए मोदी जी ने चर्चा की थी। बहुत ही सोचने वाली बात है कि सावरकर के साथ में परम पूज्य बाबा साहब का नाम जोड़कर उस बात को रखना, क्योंकि सावरकर और बाबा साहब दोनों ही, मैं कहूँगी कि बहुत दूर दूर तक की इतनी बड़ी खाई है कि उसको बहुत, जिस तरह से हम नदी या समुंदर के किनारों को पास नहीं ला सकते, इस तरह से सावरकर की विचारधारा और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को हम दूर दूर तक भी एक दूसरे के पूरक नहीं देख सकते। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की बातों को करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। और साथियों, जिस तरह से आपने देखा
कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ क्योंकि शिक्षा की जो बात थी, क्योंकि आज दो पक्ष शिक्षा को लेकर आमने सामने थे सोशल मीडिया पर। एक तो वो पक्ष था जो मनुवादी विचारधारा का था और जो स्कूलों में पढ़ाया गया हमें शुरू से, उसके बारे में चर्चा करा था, और एक पक्ष वो था जिसमें बहुत बड़े स्तर पर क्रांति आ रही है, जो आज बहुजन महान पुरुषों को पढ़ने का काम कर रहा है, जो आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जानने का काम कर रहा है, और जिस तरह से उनका यथासंभव जो भी समाज की क्रांति के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश की जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं या कुप्रथाएं हैं या अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर उनका संघर्ष रहा। और आप सभी ने पढ़ा होगा उनके बारे में कि किस तरह से मात्र 12 साल की उम्र में जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी थे, उनका विवाह मात्र 9 साल की उम्र की माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ में हो गया था, और उनका जो जीवन संघर्ष रहा, जिस तरह से शिक्षा पढ़ने का उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, तो आप सभी इस कहानी से बहुत भली भांति परिचित होंगे अगर आपने उनका जीवन परिचय। तो मैं दूसरे मुद्दे पर आऊँगी, तिरुपति बालाजी पर। साथियों, आपने अक्सर देखा है कि जिस तरह से दलितों को मंदिरों में जाने पर, चाहे मैं कहूँगी कि उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, उनके साथ में जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया जा रहा है, और यहाँ तक ही नहीं, उनके मान सम्मान को बुरी तरह से कुचल कर सरेआम उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या बात है कि आज भी जो मैं कहूँगी कि अपने आप को बहुजन समाज के लोग कहने वाले, वो मंदिरों में जाने की इच्छा क्यों प्रकट कर रहे हैं? क्या हमारे महान पुरुषों ने हमें मंदिर का रास्ता दिखाया? क्या हमारे महान पुरुषों ने हमें ये कहा कि आप मंदिर की तरफ जाइए? और ख़ासकर मैं यहाँ पर जो अभिनेत्री हैं अर्चना गौतम जी, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो क्या ये किसी अन्य महान पुरुष की देन है या उन मंदिरों की देन है, या उन मंदिरों में जो बैठे सनातनी, या मैं कहूँगी कि एक तरह से जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी देन है? अगर आप उन्हीं की पालक हो या उन्हीं की पालन पोषण करता हो, तो फिर किस तरह की आपको नाराज़गी, आप किस तरह से बिलबिला रही थी, किस तरह से चिल्ला रही थी, और किस तरह से यह हवाला दे रही थी कि मंदिर वाले आपसे 10,000 रुपये एंट्री करने के मांग रहे, जबकि आप पहले से ही पास ले चुकी थी? अगर ये सारे अधिकार आपको किसी काल्पनिक देवी देवता या अन्य जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं उन्होंने दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात, आप जाइए मंदिरों में, आपको एक बार नहीं 10 बार धुतकारा जाएगा। लेकिन एक बार सवाल कीजिए कि आप जिस फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में आपको समानता का अधिकार नहीं देते, महिलाओं को जिस तरह से हिंदू कोड बिल लाकर बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए जो कि पुरुष प्रधान समाज उन्हें देना नहीं चाहता था, तो आप कम से कम इन चीज़ों को तो समझने का प्रयास कीजिए। या सिर्फ खाली उनके अधिकार तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब गुणगान की बात आती है तो गुणगान कहीं ना कहीं आप दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों का करते नजर आते हैं। और यही कारण है कि आप चाहे आज कितने ही शिक्षित हो जाएं, कितनी ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर लें, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो अर्चना गौतम जी हैं अभिनेत्री, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, तो ये अधिकार भी अर्चना गौतम जी आपको परम पूज्य बाबा साहब के लिखित संविधान के कारण मिला, ना कि मनुस्मृति के द्वारा या जो धर्म ग्रंथ है उनके द्वारा। क्योंकि अगर मैं सही रूप में बात करूं तो जितने भी, मैं अगर खासकर कुछ मनुस्मृति या मनुस्मृति से जुड़े हुए धर्म ग्रंथों की बात करूं, तो हमेशा वो महिलाओं की आज़ादी को एक सीमित दायरे में बांधने का काम करते हैं। और मनुस्मृति तो खासकर बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जब एक छोटी लड़की होती है, बच्ची होती है, उसको अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, और जब वो जवान हो जाए तो उसे अपने भाइयों के अधीन रहना चाहिए, और शादी के बाद उसको अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और जब उसका पति मर जाए तो उसको अपने पुत्रों के अधीन अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ परम पूज्य बाबा साहब संविधान में आपको पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार देते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी जाति की महिलाएं हैं, आपके लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट परम पूज्य बाबा साहब ने दिया, जो अधिकार दिया, वो समानता का दिया। लेकिन आज क्या बात है कि भारत देश की समस्त धर्म की महिलाएं मैं कहूँ या जाति की महिलाएं कहूँ, आज वो परम पूज्य बाबा साहब का मैं कहूँगी गुणगान तो छोड़ो, बल्कि उनका नाम लेना भी अपने मुख से पसंद नहीं करती हैं। आज चाहे जज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज तो बन तो रही है वो बाबा साहब के संविधान के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको नौकरियां मिल जाती हैं या उच्च पदों पर वो पहुंच जाती है, अच्छी शिक्षा ले लेती हैं, तो उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वो उन काल्पनिक चीज़ों के पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाती हैं जिनको ना तो उनके पूर्वजों ने देखा है, ना उन्होंने देखा है, या उनकी जितनी भी पीढ़ियाँ अब तक रही उन्होंने देखा है। लेकिन विडम्बना
विडंबना है इस देश की कि आज जिस तरह से देश में जातिवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद जिस तरह से चरम सीमा पर है, और ये कहीं ना कहीं साथियों जो मनुष्य की बुद्धि है उस पर बहुत बड़े स्तर पर ताला लगाने का काम करता है। क्योंकि जब एक बार आपकी बुद्धि पे किसी भी विचारधारा का ताला लग जाता है या आपकी आंखों पे जिस भी विचारधारा का चश्मा चढ़ जाता है, आप उस चश्मे को उतारना ही पसंद नहीं करते। उस चश्मे के अलावा आप किसी भी अन्य ऐसी चीज़ को देखना नहीं पसंद करते जिसको कि लोग या बुद्धिजीवी लोग आपको बताने का काम करते हैं। तो साथियों सोचना पड़ेगा, और जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने इतना संघर्ष करके हमें यहाँ तक लाकर छोड़ा है, मैं बार बार एक बात कहती हूँ परम पूज्य बाबा साहब की कि साथियों अगर इस कारवा को आगे ना बढ़ा सको तो इस कारवा को पीछे धकेलने का भी काम मत करना। भले इसको जहाँ है वहाँ वैसे के वैसा रोक देना, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने बड़े स्तर पर बहुजन समाज की महिलाएं पाखंडवाद, रूढ़िवाद को ढोने का काम कर रहे हैं। और साथियों अभी मैं एक बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारी गली में मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि जिस तरह से गणेश चतुर्थी का जो एक फेस्टिवल है, क्योंकि ये लोग फेस्टिवल कहते हैं इसलिए मैं उसको फेस्टिवल करके संबोधित कर रही हूँ, उसका कार्यक्रम चला हुआ है। बच्चे मात्र 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 4-5 बच्चे रोज रात को गली में बाहर सोने का काम करते हैं और लैपटॉप पे या टैब पे हमेशा कार्टून या वीडियो गेम खेलते नज़र आते हैं। जब हमने एक दिन उनसे चर्चा की, अभी 2 दिन पहले सर भी मेरे साथ थे, हम खाना खा के घूम रहे थे, हमने उनसे कई सवाल किए स्टडी को लेकर, खासकर वो साइंस के भी स्टूडेंट थे, उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। लेकिन जब उनसे वर्ग का फार्मूला सर ने पूछा तो चारों के चारों बच्चे मूक बनकर बैठ गए। जब हमने उनसे कहा कि बेटा अगर आप यहाँ बैठ भी रहे हैं तो कम से कम अपनी पुस्तक लेकर बैठिए, अध्ययन कीजिए, ना कि यहाँ पर बैठकर आपको नौकरियाँ मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेंगी, बल्कि आप जब किताबों में माथा मारोगे, किताबों से अच्छा ज्ञान लोगे, तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और भी कई तार्किक चीज़ें हमने उन बच्चों से जानने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन वही चीज़ है ना कि जिस संस्कृति में वो पले बड़े हैं, उनके पेरेंट्स भी ये कहने लगे, अरे सर अगर इस संस्कृति को हम नहीं ढोएंगे तो हमारे बच्चों का विकास नहीं होगा। तो साथियों हमें और हमारे बच्चों को, खासकर चाहे मैं किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा की बात करूं, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को कर्म कांडों में या इन धार्मिक क्रियाकलापों में उलझा कर उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैं एजुकेशन की बात करूं, आज चाहे सरकारी स्कूल के आंकड़े उठा ले हम, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो देखिए साथी अपना पूरा एफर्ट्स करते हैं और वहां पर वो बच्चे जाते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है, लेकिन सरकारी स्कूल में बहुजन समाज के तबके के पढ़ने वाले ही बच्चे हैं जो 5 घंटे वहाँ पर स्पेंड करके आते हैं, और 5 घंटे में जो वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, आप भली भांति परिचित होंगे बच्चों से कि कितने अच्छे स्तर पर उनको एजुकेशन दी जा रही है या कितने अच्छे स्तर पर नहीं दी जा रही है। आधा 1 घंटा तो मात्र जो मिड डे मील है उसको परोसने में, उसको बनाने में ही व्यर्थ हो जाता है। जो सुबह की प्रेयर होती है आधा घंटा वहाँ व्यर्थ हो जाता है, लंच के बाद जो टाइम होता है 10-15 मिनट वो व्यर्थ हो जाता है। अगर मैं कुल कैलकुलेशन निकाल कर देखूँ तो आज जो आंकड़ा आप सरकारी स्कूलों का उठाकर देखिएगा, जो 7वीं 8वीं 9th तक के बच्चे हैं, आप वो फ्लुएंटली इंग्लिश भी नहीं पढ़ पा रहे। साथियों समझने की तो बहुत दूर की बात है, वो मल्टीप्लाई के सम भी बड़े जो होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए कि हमारे बच्चों को कर्म कांड या पूजा पाठ में उलझा कर जो शिक्षा है उससे बहुत दूर धकेलने का काम ये सरकारें कर रही हैं। ये हमें भली भांति समझना पड़ेगा और इसमें कहीं ना कहीं हमें सक्रिय रूप से अपना नैतिक दायित्व भी निभाना पड़ेगा। जब हम अपने आसपास इस तरह के क्रियाकलापों को देखें या देखें कि हमारे समाज के बच्चे या वो किसी भी जाति के बच्चे अगर वो एजुकेशन नहीं ले रहे, किसी तरह की समस्याएं हैं, तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम स्कूल में जाएँ, उनके प्रधानाचार्य से, उनके अध्यापक से या उनके पेरेंट्स से मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। क्योंकि साथियों शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जब बच्चा पढ़ेगा तो वो सवाल करेगा तो उसकी बुद्धि का भी विकास होगा, वरना तो इसी तरह के कर्म कांडों में उलझे रहिएगा। और बार बार फिर वही मैं कहती हूँ कि हमारे समाज के लोगों को, जो कि 85% कहा जाता है, कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, वो सिर्फ खाली बोलने में आता है, लेकिन अगर मैं क्रांति की बात करूँ तो कुछ % लोग ही आज धरातल पर क्रांति करने का काम कर रहे हैं, आंदोलनों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों लगातार इसी तरह के आंदोलनों को, इसी तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहिए।